हेलो स्टूडेंट्स, मैं सविता आज आप सबके लिए कक्षा 9वीं से क्षितिज भाग 1 की 2 बैलों की कथा जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस कथा को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्षितिज में हमारे 2 खंड हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। 8 तक आपका ऐसे अलग अलग से खंड नहीं बना हुआ था, कुछ आपके पाठ होते थे, कुछ आपकी कविताएं। पर 9वीं में आने के बाद आपके खंड विभाजित हो जाते हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। तो पद्य खंड से मैं पहले ही आपको पाठ दे चुकी हूँ। अब ये जो गद्य खंड का है पहला पाठ 2 बैलों की कथा। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने इस कथा के द्वारा अनेक मूल्यों को, जीवन से संबंधित अनेक मूल्यों को आपके सामने प्रस्तुत किया। ये उनके जीवन की खास बात थी। जब वो लिखते थे तो वो दिल को छूने वाले किसी न किसी अपने मिट्टी से जुड़े मूल्य को हमारे सामने लेकर आते थे ताकि हम अपने देश की जड़ों से जुड़ सकें। तो आइए अब इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। अब 2 बैलों का सारांश पढ़ने से पहले आपको नाम से ज्ञात हो रहा है कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, 2 बैलों के बारे में। 2 बैलों का सारांश पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगी इस कथा में छुपे हुए महत्वपूर्ण पहलू कि हमें प्रेमचंद जी क्या बताना चाहते थे, हमें किसकी तरफ वो आगाह करना चाहते थे। तो शुरू करते हैं। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन माना जाता है क्योंकि वह सबसे सीधा तथा सहनशील है। वह दुख सुख, लाभ हानि दोनों में एक समान रहता है। क्यों माना जाता है उसे बुद्धिहीन? क्योंकि जो इंटेलिजेंट होगा वो रिएक्ट करेगा, सुख में भी उसे फर्क पड़ेगा, दुख से भी, लाभ से, हानि से। पर गधा जो है उसको जैसे भी हाल में रखो उसका एक्सप्रेशन सेम सा रहता है, इसलिए उसे मूर्ख माना जाता है कि उसके ऊपर जीवन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। भारतीयों को इसी सहनशीलता तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहन करना पड़ता था, क्योंकि भारतीयों को भी जैसा वो मिलता था एटमॉस्फेयर, वो वैसा ही सहन करने की आदत कि हम दूसरे देश के लिए काम कर रहे हैं। पर धीरे धीरे अब ये बदल रहा है, अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब भारत किसी से पीछे नहीं है। गधे से थोड़ा सा कम सीमा प्राणी है, कम सीधा प्राणी है, वो है बैल। उसका स्थान गधे से नीचा है क्योंकि वह कभी कभी अड़ जाता है। तो अब यही 2 बैलों की कथा हम पढ़ रहे हैं। झूरी के पास हीरा और मोती नाम के 2 बैल थे। क्या नाम थे बैलों के? हीरा और मोती। वे दोनों ही पछाही जाति के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें आपस में बहुत प्रेम हो गया था। किन में? हीरा और मोती दोनों बैलों में। वो हमेशा साथ साथ ही उठते बैठते खाते पीते थे। वे आपस में एक दूसरे को चाटकर तथा सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आंखों के इशारों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। क्यों? ऐसा क्यों था? क्योंकि अब ये मूक प्राणी हैं, बोल नहीं सकते तो अपनी संवेदनाओं को, अपने भावों को, अपने एक्सप्रेशंस को कैसे वो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं? आपस में सूंघकर, एक दूसरे को चाटकर, क्योंकि वो उनके पास भाषा नहीं है तो वो इस तरह से अपने दिल की बात, अपने हीरा और मोती एक दूसरे तक पहुंचाते थे। झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। झूरी उनका मालिक, उन्होंने क्या किया, कुछ काम था उसके साले गया को, तो उन्होंने वह क्या किया, उन दोनों बैलों को अपने ससुराल में भेज दिया। बेचारे बैल ये समझे कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया, इसलिए वे जाना नहीं चाहते थे। जैसे तैसे वे झूरी के साले गया, क्या नाम है झूरी के साले का? गया के साथ चले तो गए किंतु उनका वहाँ मन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? उन्हें ये नहीं पता था वे कुछ दिनों के लिए आए हैं। उन्हें लगा उन्हें बेच दिया गया है, अब वही उनका मालिक है, गया ही उनका मालिक है। अतः उन्होंने वहाँ चारा नहीं खाया। रात को दोनों बैलों ने सलाह की और चुपचाप झूरी के घर की ओर चल दिए, भाग गए। सुबह चरनी पर खड़े बैलों को देख झूरी बहुत खुश हुआ। चरनी यानी कि जहाँ पर वो खड़े होकर अपना घास खाते थे, जहाँ उन्हें बांधा जाता था, वहाँ पर वो खड़े थे।
घर के तथा गांव के बच्चों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। झूरी की पत्नी नाराज होकर उन्हें नमक हराम कहने लगी। क्यों? क्योंकि वो उसके भाई के घर से भाग आए थे, बिना काम किए भाग आए थे, तो इसलिए झूरी की पत्नी उनसे नाराज थी। गुस्से में उसने बैलों को सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने नौकर से चारे में खली मिलाने को कहा, किंतु मालकिन के डर से उसने उसमें खली नहीं मिलाई, जिससे कि उनका चारा, उनके खाने में स्वाद बढ़ जाता है, उनके चारे में स्वाद बढ़ जाता है। दूसरे दिन क्या हुआ? गया यानी कि झूरी का साला दोबारा आया और वो हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया तथा खाने को सूखा चारा डाल दिया, क्योंकि उसे भी गुस्सा आया। उन्होंने उसे अपना अपमान समझा। हीरा और मोती को लगा कि ये तो उनकी इंसल्ट हो रही है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। अगले दिन हल जोतने से मना कर दिया कि वो हल में नहीं जोतेंगे, वो आनाकानी करने लगे। गया ने उन्हें डंडों से मारा। उन्होंने हल जोत जुआ सब तोड़ दिया। ये होते जो उनके साथ, जिनके साथ उसे बांधा जाता है, ये टूल्स हैं, हल जोत जुआ टूल्स हैं। और भाग गए, किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियां थी, अतः पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला। शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। वे उन्हें खाकर प्रसन्न हो गए। भैरव क्या है? गया का पड़ोसी, गया का रिश्ते में भाई। तो उसकी लड़की आकर उन्हें क्या खिला जाती है? रात को 2 रोटियां, और उन्हें खाकर उन्हें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो उन्हें प्यार से दी गई थी। लड़की की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। मोती के दिल में आया कि वह भैरव तथा उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी और अब उसके पिता ने दूसरी शादी की थी, तो वह उस लड़की को बहुत तंग करती थी। लड़की का स्नेह देखकर चुप रह गई। अगली रात उन्होंने रस्सियां तुड़ाकर भागने की तैयारी कर ली। रस्सी को कमज़ोर करने के लिए वे उसे चबाने लगे, पर उसी समय नन्ही लड़की आई और दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी। किंतु फिर लड़की के स्नेह में हीरा मोती नहीं भागे, क्योंकि अगर वो भागते तो शक किस पर जाता? लड़की पर, इसलिए वो वहीं रहे। तब लड़की ने शोर मचा दिया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा भागो। लड़की की आवाज़ सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए, क्योंकि वो समझ गए कि वो लड़की ऐसा दिखा रही है कि वो बैल उसने नहीं खोले हैं, वो तो सबको इन्फॉर्म कर रही है कि बैल भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ लो। तो ये सुनते ही हीरा मोती वहाँ से भाग गए। गया तथा गांव के लोग उनके पीछे गए। इससे दोनों रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते वे खेत के किनारे पहुँचे। खेत में मटर, जो आप सब्जी होती है ना मटर की, वो फसल खड़ी हुई थी। दोनों ने खूब मटर खाई, मस्ती में उछल कूद करने लगी। तभी अचानक एक सांड आ गया। दोनों डर गए। समझ में नहीं आ रहा था कि मुकाबला कैसे करें। हीरा की सलाह से दोनों ने मिलकर आक्रमण किया। अब क्योंकि कहते हैं ना, एकता से हम किसी को भी हरा सकते हैं, तो जब दोनों ने इकट्ठे उस पर अटैक किया, क्योंकि सांड बहुत हट्टा कट्टा था, तो उन्होंने क्या किया, सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल सांड के पेट में सींग गाड़ देता। सांड 2-2 शत्रुओं से लड़ने का आदी नहीं था, अतः बेदम होकर गिर पड़ा, मतलब बेहोश होकर गिर गया। हीरा मोती को उस पर दया आ गई, उन्होंने उसे छोड़ दिया। जीत की खुशी में मोती फिर मटर के खेत में खाने में जुट गया। तब तक 2 आदमी लाठी लेकर आए। उन्हें देख हीरा भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस जाने के कारण पकड़ा गया। उसे कीचड़ में फंसा देखकर हीरा भी आ गया। दोस्ती निभानी थी ना, अगर दोस्ती ना होती, सच्ची दोस्ती, तो भाग जाता, पर सच्ची दोस्ती थी। एक मित्र संकट में था तो दूसरा कैसे भागता। अब उसके बाद आदमियों ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस क्या है? एक तरह से उनके लिए, आवारा पशुओं के लिए बनाई गई जेल। कांजी हाउस में उन्हें कुछ दिन भर कुछ भी खाने को ना मिला। वहाँ पहले से ही
कई बकरियां, भैंसे, घोड़े तथा गायें थे। सभी मुर्दा की तरह पड़े थे। क्यों? खाना तो मिलता नहीं था। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। कैद किसको अच्छी लगती है? सबको आज़ादी चाहिए। तो इसी आज़ादी की चाह में हीरा के मन में विद्रोह की भावना पैदा हुई। जिस तरह से भारतीय गुलाम थे, तो यहाँ पर प्रेमचंद जी उस गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गुलामी में रहना, जीना कोई आसान कार्य नहीं है, तो अपनी आज़ादी के लिए हमें ही लड़ना होगा। चाहे वह आज़ादी बुरे विचारों की है, किसी की गुलामी है, किसी भी तरह की गुलामी है, तो हमें उससे विद्रोह करके बाहर निकलना चाहिए। तो मोती ने भी क्या किया? उसने सींगों से दीवार पर वार करके कुछ मिट्टी गिरा दी। लालटेन लेकर आए चौकीदार ने उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया हीरा को कि और ले लो मजे। हीरा ने उत्तर दिया कि यदि दीवार गिर जाती तो कई जानवर आज़ाद हो जाते। हीरा की बात सुनकर मोती को भी जोश आ गया, क्योंकि ये पक्का है जब आप आज़ादी के लिए कुछ करेंगे तो एकदम से हमें कामयाबी मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके लिए कितने ही हमें दुख उठाने पड़ते हैं, पर जब वो आज़ादी मिलती है तो उसका सुख ही अलग होता है। तो यही बात जब मोती को समझ में आई तो उसने भी क्या किया? बची हुई दीवार गिरा दी। सारे जानवर भाग गए, पर फिर भी गधे जो थे वो नहीं भागे। बोले भागने का क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे, क्योंकि गधे हैं ना, तो उन्हें तो जैसे हैं वैसे ही हाल में रहना खुश है। तो यानी कि गुलामी में भी वो खुश थे गधे, उनको कुछ नहीं पड़ी थी कि आज़ाद हो जाएं। तो मोती ने उन्हें सींग मारकर भगा दिया। हीरा ने मोती को भाग जाने के लिए कहा, किंतु मोती हीरा को विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो बंधा हुआ था। सुबह होते ही कांजी होश में खलबली मच गई। उन्होंने मोती को बहुत मारा तथा मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। खलबली मचने ही थी, सारे वहां से गायब थे। समझ गए कि किन्होंने किया है ये सब। अब हीरा मोती को कांजी होश में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया। उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। दिन में केवल एक बार पानी मिलता था। दोनों सूख कर ठटरी हो गए थे, मतलब हड्डियां निकल गई थी। एक दिन नीलामी हुई। उनका कोई खरीदार नहीं था। नीलामी की बात से ही पहले तो वो सहम गए, क्योंकि नीलामी के बाद क्या होगा पता नहीं, कैसा मालिक मिलेगा, और हो सकता है कोई कसाई हो जो उन्हें काट कर बेच दे। तो अंत में उन्हें जो खरीदार मिला वो कौन मिला? कसाई ही मिला। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे, कसाई उन्हें भगा रहा था। अब इससे अच्छा तो उन्हें लगा ना कि गया के घर में ही ठीक थे। अगर गया के घर से ना भागते तो ना यहाँ पहुँचते, ना कसाई के हाथ लगते। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया। झुंड माने ग्रुप। सभी जानवर खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि वो आज़ाद थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं। स्वार्थी क्यों हैं? कि वो देख रहे हैं कि उनके 2 मित्रों को कोई बांध कर ले जा रहा है, तो वो उन्हें हमारी नहीं पड़ी, वो अपने में ही खुश हैं, इन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। अचानक हीरा मोती को लगा कि रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। आपको पता है, जानवरों को अपने घर का रास्ता याद हो जाता है। जिस रास्ते से उन्हें बार बार लाया ले जाया जाता है, उनके माइंड में वो सेट हो जाता है। उन्हें जब भी खोलोगे वो अपने आप से ऑटोमेटिकली घर से खेत और खेत से घर की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ही हीरा मोती के साथ हुआ। उन्हें वो रास्ते जाने पहचाने लगे। उनका कमज़ोर शरीर फिर से जैसे जान से भर गया। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। झूरी का घर नज़दीक आ गया। वे तेजी से भागे और थान पर खड़े हो गए, जहाँ वो चारा खाते थे, जहाँ बंधते थे। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा आया और उनके गले लग गया। बैल झूरी के हाथ चाटने लगे, प्यार दिखाने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैंने इन्हें नीलामी से खरीदा है। अब झूरी क्या कहता है कि जब मैंने बैल बेचे ही नहीं तो तुम खरीद क्या सकते हो?
तो वह बैलों को जबरदस्ती लेकर चल दिया। मोती ने उस पर सींग चलाया और उसे भगाकर गांव से दूर कर दिया। झुरी ने नांदों में, नांद होती है जहाँ पर बैलों के लिए खाना डाला जाता है, सीमेंटेड बनी होती हैं, भूसा चोकर दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में एक उत्साह सा छा गया और झुरी की पत्नी, उनकी मालकिन भी आकर उनके माथों को चूम लिया, क्योंकि प्यार तो वो भी करती थी, सिर्फ वो नाराज़ हो गई थी कि वो क्यों भागे। तो इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा ये मिलती है, गुलामी किसी भी तरह की हो उसे चुपचाप सहन करना कायरता है। हमें उस गुलामी से मुक्त होने के लिए कोशिश करनी चाहिए, आज़ादी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब हम प्रयत्न करेंगे तभी वो आज़ादी हमें मिलेगी, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ेगा, आसान नहीं होती, पर जब वो मिलती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। आज़ादी की सांस ही अच्छी लगती है। अगर ऐसा ही सोचकर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं वो देश की आज़ादी के लिए नहीं लड़ते, या इतनी हमारी कुरीतियाँ थी हिंदू समाज में, अगर उन कुरीतियों के लिए आवाज़ ना उठाई जाती तो आज भी हम उन्हीं कुरीतियों में जी रहे होते। तो इसलिए प्रेमचंद जी की ये शिक्षा है कि हमें किसी भी तरह की आज़ादी को पाने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। जिस आज़ादी में लोगों का भला हो, वह आज़ादी अगर कितने ही हमें उसके लिए सैक्रिफाइस करने पड़े, हमें उसे हासिल करते रहना चाहिए।